डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार एमएसजे कॉलेज से बोल रहा हूँ। आज मैं जो डिस्कस करूँगा हिपेटाइटिस और ये पार्ट 2 है। हिपेटाइटिस जो पिछला मेरा जो लेक्चर था वो पार्ट 1 था। जैसा मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैंने 2 भागों में बनाया है और आज हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और ये जो लेक्चर है बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और एमएससी सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। और ये बड़ा ही जिसे कहना चाहिए लिवर को कैसे हेल्दी रखना चाहिए और लिवर से रिलेटेड क्या बीमारी होती है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि जो पिछला लेक्चर है तो उसका मैंने यहाँ बहुत ब्रीफ में बताया कि हेपेटाइटिस कैन बी डिफाइंड एज ए इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लिवर। इट अकर्स ड्यू टू ए वायरल इन्फेक्शन। पिछले लेक्चर में मैंने जो बताया था कि हेपेटाइटिस जो बीमारी है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, जो कि कैटेगराइज की गई थी ABCDE। It can be caused by other factors. These are autoimmune hepatitis and hepatitis that occur as a secondary result of medication, drug, toxins and alcohol. यानी जिससे कहना चाहिए वायरस के अलावा भी ऑटो इम्यून डिसीज होती हैं जो कि लिवर को डैमेज करती हैं, यानी एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं और लिवर को हानि पहुंचाती हैं और लिवर पर ही जिससे कहना चाहिए लिवर के अगेंस्ट में या उसके विरुद्ध काम करना शुरू कर देती हैं। और कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिनका एक्सेस में लेना, कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो लिवर को अफेक्ट करती हैं। इसी तरह शराब भी है, वो लिवर के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है यदि वो काफ़ी लंबे समय तक और आप ज़्यादा शराब पी रहे हैं। जो ड्रंकार्ड होते हैं, शराबी होते हैं, हैबिचुअल होते हैं, तो उनके लिवर पर भी अफेक्ट पड़ता है और लिवर फंक्शन को ऑल्टर करता है। Autoimmune hepatitis is a disease that occur when your body makes antibody against your liver tissue. जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है और जो कि लिवर जो कि एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम पैदा करता है और लिवर के अगेंस्ट में काम करती है। अब ब्रीफ में जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, लेकिन चूंकि ये एक आप कोई भी नए जो व्यूअर्स हैं उसको देखते हैं तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमारे लिवर के क्या क्या कार्य होते हैं या क्या क्या फंक्शन होते हैं। ह्यूमन लिवर इज लोकेटेड इन द राइट अपर एरिया ऑफ द एब्डोमेन। राइट जो अपर एरिया होता है एब्डोमेन का, उसमें ये लोकेटेड होता है। लिवर परफॉर्म मैनी क्रिटिकल फंक्शंस दैट ऑल्टर मेटाबॉलिज्म थ्रू आउट योर बॉडी इंक्लूडिंग। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि लिवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मेन फंक्शंस होते हैं, सपोर्टिंग फंक्शंस होते हैं और सप्लीमेंट्री फंक्शंस भी होते हैं। तो बहुत सारे फंक्शन जैसे प्रोडक्शन ऑफ बाइल, जिसमें एक मेन फंक्शन होता है बाइल, जो जूस होता है उसको ये उसका प्रोडक्शन करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, जो कि डाइजेशन के लिए जिम्मेदार होता है। जो हम फूड लेते हैं उसके डाइजेशन के लिए जिम्मेदार होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम योर बॉडी। और जो टॉक्सिन्स, जो बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, जो अगर इसको हम टॉक्सिन्स को समझें, कुछ ऐसे विषैले पदार्थ शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको जो है उनको फिल्टर करने का भी ये काम करता है लिवर। लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ ब्लोरुबिन, ब्लोरुबिन के एक्सक्रीशन के लिए भी जिम्मेदार होता है। और ए प्रोडक्ट ऑफ ब्रोकन डाउन रेड ब्लड सेल्स, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन एंड ड्रग्स। फंक्शन ऑफ लिवर में आगे हम देखते हैं कि ये ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स के लिए ये जो फूड मटेरियल्स हैं, इनके ये जैसा हम जानते हैं कि हम जो फूड लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और जिसे कहना चाहिए कि फैट और प्रोटीन्स के फॉर्म में लेते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में लिवर का काफ़ी बड़ा रोल होता है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम विच आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स एसेंशियल टू बॉडी फंक्शन, और जो कुछ एंजाइम्स होते हैं उनका एक्टिवेशन करता है। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जिसे कहना चाहिए कि जैसे पॉलीसेक्राइड है, और जो एक्स्ट्रा जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका एक स्टोर्ड फॉर्म जो लिवर में रहती है, और जब भी इसकी ज़रूरत होती है तो इसका ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज के फॉर्म में वो जो ब्लड में अपीयर हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन्स सच एज एल्बुमिन, और ब्लड प्रोटीन्स भी कुछ ऐसे होते हैं जिनका वो सिंथेसिस किया जाता है, इसमें से एल्बुमिन एक है। सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये मैं आपको पिछली स्लाइड्स में सभी बता रहा हूँ, लेकिन ये एक तरह से रिकैप है। तो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, जब ब्लीडिंग होती है या कहीं कोई जिससे कहना चाहिए चोट लग जाती है, तो ब्लड को क्लॉटिंग प्रोसेस में लिवर में
का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इन फैक्टर्स को सिंथेसाइज करने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो यदि हम पिछले लेक्चर को, अभी तक जो मैंने बहुत ब्रीफली आपको बताया, तो पिछले लेक्चर के फ्लैशबैक को अगर हम रिकैप करें यहाँ पर, तो उसको मैंने जो समराइज किया था पूरा जो लेक्चर, पिछला जो पार्ट 1 था जो हेपेटाइटिस से रिलेटेड, तो उसको यहाँ फिर से हम एक बार रिकैप करते हैं। 5 टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, यानी 5 तरह के वायरल हेपेटाइटिस होते हैं। कॉजेज ऑफ नॉन इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस, एक ये दूसरी फॉर्म होती है हेपेटाइटिस की जो लिवर से रिलेटेड बीमारी है, जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं। जो नॉन इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस कहते हैं, जिसमें अल्कोहल एक इम्पॉर्टेंट है, यानी वो दूसरे के द्वारा नहीं फैलता है या कैच नहीं करता है इन्फेक्शन। ये आप खुद ही जो कुछ खा पी रहे हैं उसी से ही एक, अगर आपका जो जिसे कहना चाहिए कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो लिवर को डैमेज करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस, उसके बाद हमने उसमें पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिन्हें LFT कहते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, उसके अलावा और भी दूसरे टेस्ट थे। तो उनके डायग्नोसिस के बारे में आपको बताया था कि क्या डायग्नोसिस के लिए टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं और उनसे क्या पता चलता है। लिवर फंक्शन टेस्ट ये इसमें ही आया। अदर ब्लड टेस्ट होते हैं, इसके अलावा और भी जो ब्लड टेस्ट होते हैं जो पिन पॉइंटेड मैनर में ये बताते हैं कि लिवर में कौन सी डिसीज है और कितना इसको प्रभावित कर रही है। डायग्नोसिस बाय अल्ट्रासाउंड, यानी इसका लिवर का स्ट्रक्चर बिल्कुल दिखाई दे जाता है डायग्नोसिस के द्वारा कि लिवर की शेप क्या है और वो कितना, अगर उसका साइज बढ़ गया है या कोई उसमें डैमेज हुआ है या, तो वो भी ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता चल जाता है। और लिवर बायोप्सी, बायोप्सी मतलब किसी टिश्यू, पिन हेड टिश्यू निकाला जाता है लिवर का और उसमें लिवर सेल्स का हिस्टो आर्किटेक्चर है वो देखा जाता है कि उनमें कोई डैमेज तो हुआ है। तो ये सब मैंने आपको अपने पूरा जो प्रीवियस लेक्चर था, यानी पार्ट 1 हेपेटाइटिस पार्ट 1 लेक्चर जो था, ये सब चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की थी और दे आर वेरी यूजफुल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। और सभी जो लोग इस बारे में जानना चाहते हैं, और जैसे कहना चाहिए हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कॉमनली काफ़ी जगह देखने को मिलती है, तो वी शुड नो अबाउट दिस। ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस, तो इस लेक्चर में हम विशेष तौर पर ये डिस्कस करेंगे कि जो ट्रीटमेंट है हेपेटाइटिस का वो कैसे किया जाता है, जो अलग अलग तरह के हेपेटाइटिस हैं उनका कैसे किया। तो पहला हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस बी। एक्यूट हेपेटाइटिस डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जो एक्यूट हेपेटाइटिस बी है उसके लिए कोई विशेष तौर का ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होता है, यानी कुछ जैसे खान पान में थोड़ा सा एहतियात बरतने पर ही, पानी ज़्यादा पीने से ही वो एक अपने आप ठीक हो जाता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस इज ट्रीटेड विद एंटीवायरल मेडिकेशन, यानी जो क्रोनिक कंडीशन जब हेपेटाइटिस बी की हो जाती है तो उसमें एंटीवायरल जो कुछ ड्रग्स होती हैं उनको लेने से जो जिसे कहना चाहिए कि उससे रिलीफ मिलता है और जिसे कहना चाहिए कि हेपेटाइटिस को क्योर किया जा सकता है। दिस फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट कैन बी कॉस्टली, ये कॉस्टली हो सकता है बिकॉज इट मस्ट बी कंटिन्यूड फॉर सेवरल मंथ, और ये काफ़ी समय तक चलता है, काफ़ी महीनों तक चलता है और ईयर्स और कई बार सालों तक भी चल जाता है। ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो रिक्वायर रेगुलर मेडिकल इवेल्युएशन, यानी एक जो जिसे कहना चाहिए कि जो ऐसा डॉक्टर है जो लिवर से रिलेटेड डिसीज में एक्सपर्ट है उसके द्वारा रेगुलर आपको मेडिकल इवेल्यूशन कराना पड़ता है, मॉनिटरिंग करानी पड़ती है, और ये पता लगा, ये भी डॉक्टर को देखना होता है कि जो आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उससे आपको फायदा हो रहा है कि नहीं, वेदर यू आर रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट और नॉट। हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंटेड विद वैक्सीनेशन, और इसको वैक्सीन के द्वारा, यदि आपको डिसीज नहीं हुई है और आपने पहले से वैक्सीन लगवा ली है तो ये आपको बचाव का एक तरीका होता है। वैक्सीन इज अवेलेबल। द सीरीज ऑफ 3 वैक्सीन इज टिपिकली कंप्लीटेड ओवर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ चाइल्डहुड, यानी जो इसकी 3 डोजेस होती हैं और अगर इसको दे दिया जाए, चाइल्डहुड में ही दे दिया जाए, तो पर्सन कैन बी प्रोटेक्टेड फॉर लाइफ लॉन्ग। द वैक्सीन इज ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर ऑल हेल्थ केयर एंड मेडिकल पर्सनल्स, यानी ये वैक्सीन जो है हेपेटाइटिस बी की सभी हेल्थ केयर पर्सनल्स और मेडिकल पर्सनल्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है और उनको लगाई जाती है। इट इज मैंडेटरी बिकॉज दे आर डीलिंग विद ह्यूमन टिश्यू, दे आर डीलिंग विद ह्यूमन फ्लूइड, चाहे वो ब्लड है, सीमन है या और दूसरे जो
फ्लूइड बॉडी के होते हैं उनसे डील कर रहे होते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उनको ये जिसे कहना चाहिए कंपलसरी तौर पर लगाना ज़रूरी होता है और लगाया भी जाता है। इसके बाद आता है हेपेटाइटिस डी, ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस डी। नो एंटीवायरल मेडिकेशन एग्जिस्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस डी एट दिस टाइम, यानी इसके लिए कोई मेडिकेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू जो एक स्टडी सोर्स है, a drug called alpha interferon can be used to treat hepatitis D। एक अल्फा इंटरफेरॉन है, उसको यूज किया जाता है, ये ड्रग है, बट इट इज ओनली शो, ये जिसको कहना चाहिए कि 25 से 30% जो पेशेंट है हेपेटाइटिस डी के, उनमें ही इसका इम्प्रूवमेंट देखा गया है। इट्स नॉट 100%, जिसे कहना चाहिए क्योर करने वाली ड्रग नहीं है। हेपेटाइटिस डी कैन बी प्रिवेंटेड बाय गेटिंग द वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस बी, as infection with hepatitis B is necessary for hepatitis D to develop। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ समझने वाली। जैसे अगर आपके पास हेपेटाइटिस बी का आपने वैक्सीनेशन करा लिया है, ठीक है, तो आपको हेपेटाइटिस डी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब बी होने पर ही डी होने के चांसेस रहते हैं। तो इट इज बेटर कि भाई ऐसा है कि आप इसकी वैक्सीन ले लीजिए और उसके बाद हेपेटाइटिस डी होने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि ये उससे उसके हेपेटाइटिस बी होने के पश्चात ही इसकी अपीयरेंस होती है या इसका डेवलपमेंट हो सकता है। अब हेपेटाइटिस ई के बारे में हम डिस्कस करेंगे। करेंटली नो स्पेसिफिक मेडिकल थेरेपीज आर अवेलेबल टू ट्रीट हेपेटाइटिस ई। इसके लिए कोई जैसे कहना चाहिए स्पेसिफिक जो मेडिकल थेरेपीज हैं वो अवेलेबल नहीं है, बिकॉज द इन्फेक्शन इज ऑफन एक्यूट, इट टिपिकली रिजॉल्व ऑन इट्स ओन, यानी जो ई है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है यदि एक्यूट कंडीशन है तो। पीपल विद दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस आर ऑफन एडवाइज टू गेट एडिक्वेट रेस्ट, यानी जो इस इन्फेक्शन यानी हेपेटाइटिस ई से जिसे कहना चाहिए इन्फेक्टेड है, उनसे कहा जाता है कि आप पर्याप्त जो है आराम कीजिए, एडिक्वेट रेस्ट लीजिए, काफ़ी पानी पीजिए और गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स, यानी जो आपके फूड में सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, और अल्कोहल ना लें, यानी शराब का सेवन ना करें। हाउएवर प्रेग्नेंट वुमेन हु डेवलप दिस इन्फेक्शन रिक्वायर क्लोज मॉनिटरिंग एंड केयर। लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन जिनको अगर हेपेटाइटिस ई हो गया है तो उनको क्लोज मॉनिटरिंग और केयर की आवश्यकता होती है, जिससे कि सीरियस कंडीशन ना हो। टिप्स टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस। अब यहाँ हम ये ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि कैसे हेपेटाइटिस को प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन इज वन की वे टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्टिंग हेपेटाइटिस ए एंड ई। यानी अगर हम गुड हाइजीन कंडीशन, यानी हमारा आसपास अच्छे साफ सफाई रखते हैं, खाने पीने पदार्थों में लेते टाइम हम उनको अच्छे से बॉईल करके और इस तरह से ले रहे हैं और साफ सफाई को मेंटेन कर रहे हैं, तो हम ए एंड ई को जिसे कहना चाहिए प्रिवेंट कर सकते हैं। इफ यू आर ट्रैवलिंग टू डेवलपिंग कंट्री यू शुड अवॉइड लोकल वाटर, आइस, रॉ और अंडर कुक्ड शेलफिश एंड ऑयस्टर्स, रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। यानी आप जैसे डेवलपिंग कंट्री का यहाँ इसलिए लिखा गया, ये किसी कंट्री के खिलाफ नहीं है, पर चूंकि डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो उसमें एक जिसे कहना चाहिए हाइजीन जो है वो थोड़ी सी पुअर रहती है, तो वहाँ हम लोकल वाटर है, वाटर भी कई जगह कंटामिनेटेड होता है, आइस है, जैसे हम कहीं भी स्टेशन पर जा रहे हैं हमने आइस ले लिया, लोकल वाटर ले लिया, या रॉ और अंडर कुक्ड शेलफिश ले लिए या ऑयस्टर्स ले लिए, रॉ फ्रूट ले लिए, वेजिटेबल्स ले लिए, तो इनको हमें अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इनसे पॉसिबिलिटी ए एंड ई की ज्यादा संभावना रहती है। हेपेटाइटिस बी एंड सी डी कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू कंटामिनेटेड ब्लड कैन बी प्रिवेंटेड बाय, यानी बी सी डी जो है वो जो कंटामिनेटेड ब्लड है ना, उसके द्वारा ये फैलते हैं, तो इनको प्रिवेंट किया जाता है। नॉट शेयरिंग ड्रग नीडल्स, यानी ड्रग नीडल्स हैं उनको हम शेयर ना करें, जैसे कहीं इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं या हम किसी बीमारी से ग्रस्त हो गए तो हमें इंजेक्शन लगवाना है, तो फ्रेश नीडल हम जो स्टरलाइज नीडल है उसको यूज करें। नॉट शेयरिंग रेजर्स, हम दूसरे जैसे किसी घर चले जाते हैं तो हम उन रेजर्स का भी इस्तेमाल ना करें। कभी हम लोग मांग लेते हैं कि भाई अपना रेजर देना, तो उससे भी संभावना रहती है अगर जैसे इन्फेक्टेड पर्सन का आपने रेजर ले लिया तो इससे क्वाइट possibility that you can get infection. Not using someone
एल्स टूथब्रश, उसका किसी का टूथब्रश आप यूज़ ना करें। नॉट टचिंग स्पिल्ड ब्लड, जो कहीं कई बार कहीं रक्त फैला होता है, ब्लड जो है फैला होता है, तो उसको ना टच करें। हेपेटाइटिस बी एंड सी कैन ऑल्सो बी कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी यदि ऐसे व्यक्ति के द्वारा आप अगर सेक्स कर रहे हैं, इन्फेक्शन जैसे कहना चाहिए अनसेफ सेक्स है, तो उसके द्वारा भी उसका हो सकता है सीमन के द्वारा। एंड इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और जो इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है उसके द्वारा भी हो सकता है। प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स बाय यूजिंग कंडोम्स, यानी कंडोम का यूज करें। डेंटल डेम्स कैन हेल्प डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। वैक्सीन्स, अब बचाव के तौर पर वैक्सीन क्या कर सकती है? तो यूज ऑफ वैक्सीन इज इम्पॉर्टेंट की टू प्रिवेंटिंग हेपेटाइटिस, यानी वैक्सीन्स जो अवेलेबल हैं उनको लिया जा सकता है। वैक्सीनेशन आर दी अवेलेबल टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ हेपेटाइटिस ए एंड बी। ए एंड बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, और ये अब मास इम्यूनाइजेशन भी इसका किया जा रहा है, और सभी इंडिया में तो ज़्यादातर लोगों को अब हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन लगाई जाती है। तो जिससे एक आज जैसे कहना चाहिए कि संभावना ए और बी की होने की नहीं रहती। एक्सपर्ट्स आर करंटली डेवलपिंग वैक्सीन अगेंस्ट सी, यानी हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट में भी वैक्सीन डेवलप हो रही है। ए वैक्सीनेशन फॉर ई एग्जिस्ट इन चाइना, यानी ई जो वैक्सीन है वो चाइना में डेवलप, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर कंट्री, लेकिन अभी ये दूसरे कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब मैं दोनों लेक्चर्स को समराइज करते हुए आपको ये कहना चाहूँगा कि इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हेपेटाइटिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे हमारे देश में मरने वाले लोगों की संख्या काफ़ी है। और ये इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस जिसे कहना चाहिए, दोनों ही प्रकार का देखा जाता है। हालांकि वैक्सीन कुछ जो ए और उसके लिए वैक्सीन डेवलप हुई है, लेकिन फिर भी इट इज़ वेरी, जैसा हम जानते हैं कि लिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, और जब ये डैमेज हो जाता है तो जिसे कहना चाहिए लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही एक ऑल्टरनेट बचता है, जो वेरी कॉस्टली अफेयर है। तो हम मैंने जो दोनों लेक्चर में आपको बताया वो जिसे कहना चाहिए हेपेटाइटिस होता क्या है, फिर उसके लिवर के फंक्शन क्या होते हैं, और ये किस तरीके से जैसे इन्फेक्शन होता है, नॉन इन्फेक्शन हेपेटाइटिस क्या होता है, और इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, और इसके डायग्नोसिस के जो वेरियस जैसे कहना चाहिए टेस्ट क्या होते हैं वो डिस्कस किए। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और उसका बचाव क्या होता है। तो बेसिकली ये लेक्चर हमारे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था, और जिसे कहना चाहिए कि जो लोग इस फील्ड के भी नहीं हैं उनके लिए भी ये लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमको ये एजुकेशन या हम इसके बारे में जानते हैं कि हम अपने लिवर का और एक हेल्दी लिवर को कैसे रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।